Good morning children. Welcome back to हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। पिछले कक्षा में हम लोगों ने अब्राहम लिंकन के जीवनी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इसी पाठ से संबंधित भाषा भाग में दिए गए विभिन्न प्रकार के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। भाषा भाग को ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। हम लोगों को यहाँ विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड। आदर का क्या होगा? अनादर। सुखद का दुखद। उपस्थित अनुपस्थित। प्रभावित अप्रभावित। पसंद नापसंद। शक्तिशाली शक्तिहीन। यहाँ देखिए शक्तिशाली का विलोम अर्थक शब्द है शक्तिहीन। उचित अनुचित। उपलब्ध अनुपलब्ध। फिर एक बार ध्यान दीजिए। आदर का विपरीतार्थक शब्द अनादर। सुखद दुखद। उपस्थित अनुपस्थित। प्रभावित अप्रभावित। पसंद नापसंद। शक्तिशाली शक्तिहीन। उचित अनुचित। उपलब्ध अनुपलब्ध। यहाँ देखिए वचन बदलना है। वचन बदलो। वचन मतलब जान रहे हैं, एक और अनेक, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलना है। दरवाज़ा दरवाजे। खंभा खंभे। किताब किताबें। सड़क सड़कें। खिड़की खिड़कियाँ। कठिनाई कठिनाइयाँ। यहाँ ध्यान देंगे, बड़ी ई के स्वर दिया गया है। कठिनाई में जब अनेक में बदल जाता है तो ये बड़ी ई छोटी ई वाली स्वर में बदल जाता है। कठिनाई कठिनाइयाँ, क्योंकि यहाँ कठिनाइयाँ में इसका ई का उच्चारण छोटा है। कविता कविताएं। महिला महिलाएं। ये एक वचन से बहुवचन में बदलना है। नंबर 3 को देखिए, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ पढ़ो समझो और लिखो का तात्पर्य है, इन शब्दों को पहले ध्यान दीजिए। ख म भ संयुक्त आकार ना, यहाँ सभी शब्दों में आप देखिए आधा म दिया हुआ है। यहाँ न द का संयुक्त अक्षर है, न ध का संयुक्त अक्षर है, अन और ट का संयुक्त अक्षर है। तो ऐसे आधा अक्षर में को हम लोग अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा पंचम वर्ण। यहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए हमें शब्दों को दोबारा लिखना है। तो आइए पहले पंचम वर्ण को समझेंगे। व्यंजन तो आप पढ़े ही हैं। व्यंजन में यहाँ देखिए क ख ग घ अंग, ये क से लेकर ह स्वर तक पूरा व्यंजन भाग है। ये व्यंजन भाग कहते हैं। ऐसे तो ये वर्णमाला पूरा भाग है, तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आता है, लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ व्यंजन भाग को देखेंगे जिसमें हमें पंचम वर्ण का जानकारी मिलेगी। क ख ग घ अंग, ये पहला लाइन को कहा जाता है क वर्ग। क से अंगा तक वाले अक्षरों को क वर्ग में रखा गया है, और ये क वर्ग का अंतिम अक्षर है अंगा। ये हुआ पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण। देखिए क ख ग घ अंगा, ये पांचवा वर्ण है। 1 2 3 4 5 ना। च वर्ग, च वाला पूरा लाइन को च वर्ग कहते हैं। देखिए च छ ज झ इया, च वर्ग। और इन पंचम वर्ण को सर्कल किया गया है, गोला किया गया है। ध्यान दीजिए, तो ये जितने भी अक्षर जो गोला किया गया है ये सभी पंचम वर्ण है। ट वर्ग का
भाग को देखिए, ट ठ ड ढ अन, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग को देखिए, प फ ब भ म। बस इन्हीं 5 वर्ण है, अंग, इया, अन, न और म, ये सभी पंचम वर्ण कहलाते हैं। और इस पंचम वर्ण को हम लोग अनुस्वार या अनुनासिक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस पंचम वर्ण को हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला शब्द को देखिए, खंभा। ये खंभा में म भ संयुक्त है, म आधा है, तो म प वर्ग का अंतिम अक्षर है, पंचम वर्ण, और इसको हम लोग अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए हैं। ख में अनुस्वार, भ में आकार, तो ये अनुस्वार को ख म भ में आकार, खंभा। सुंदर, सुंदर त वर्ग का अंतिम अक्षर है न, तो न को हम लोग अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए, आधा न को सुंदर। स में हर्षुकार, न द र, सुंदर। कंधा, ये भी न त वर्ग का अंतिम अक्षर है, तो यहाँ भी कंधा, क में अनुस्वार, ध में आकार। घंटा, अन, ये अन ट वर्ग का अंतिम अक्षर है, पंचम वर्ण है, और यहाँ घ में अनुस्वार, ट में आकार, घंटा। इस भाग में खंभा, सुंदर, कंधा और घंटा, इसमें हम लोगों ने अनुस्वार का प्रयोग किया। अब यहाँ देखिए, गांव, मुँह, हंसी और बूंद, इन शब्दों में हमें अनुनासिक का प्रयोग करना है। ग में आकार व, तो यहाँ पर ग में आकार के ऊपर में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक डालेंगे और वो बन जाएगा गांव। मुँह, म में हर्षुकार ह दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग म के ऊपर अनुनासिक डालेंगे चंद्र बिंदु, तो बन जाएगा मुँह। हंसी, ह स में दीर्घिकार, हंसी लिखा हुआ है, जिसको हम लोग को हंसी बनाना है, यानी ह के ऊपर अनुनासिक डालेंगे, तो ये बन जाएगा हंसी। ह में चंद्रबिंदु, स में दीर्घिकार। बूंद, यहाँ फिर हम लोगों को ब में दीर्घकार, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु द, बूंद। यहाँ नंबर 4 को देखिए, पढ़ो और समझो। यहाँ मैं इन वाक्यों को पढ़ूंगी, ध्यान से देखिए। शब्दशः, प्रातः, अतः, पुनः। शब्द में श, त और न के साथ लगे 2 बिंदुओं पर ध्यान दो। ये 2 बिंदु के बारे में कहा जा रहा है। इन्हें पढ़ते समय हल्की सी ह की आवाज़ बोली जाती है। ये बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है। हम लोग संस्कृत पढ़े हैं और विसर्ग के बारे में मैं आप लोग को बतलाई हूँ कि संस्कृत में विसर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उच्चारण होता है अह। कैसा उच्चारण होता है? अह। कंठ के पास, गले के पास हाथ उंगली डालकर आवाज़ निकालेंगे तो अह का आवाज़ आएगी। तो ऐसे 2 बिंदुओं को कहते हैं विसर्ग। शब्द के बाद 2 बिंदु जो आता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, शब्दशः, प्रातः, अतः, पुनः। नंबर 5 पर देखिए, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। क्रिया, आप जान रहे हैं ना, किसी ऐसे शब्द जिससे पता चले कि वो किसी काम का होना या करना पता चल रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। ना पहले इस तरफ ब्रैकेट में दिए गए शब्दों को देखिए। पढ़ना, पढ़ना यानी पढ़ाई करना, क्रिया शब्द है। करना, कुछ करना। हंसना, टपकना, सुनना, ये सभी क्रिया शब्द है। अब इनको सही रूप में लाकर वाक्य में
दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। सही रूप वाक्य के आधार पर उसको सही रूप में बदलना है। प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर डैश देखा। यहाँ लिखा हुआ पढ़ना, तो आपको लिखना है पढ़ते देखा। ख, लिंकन ने दास प्रथा का विरोध डैश, यहाँ लिखा हुआ है करना, तो आपको लिखना है किया। लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। ग, लड़के बड़े जोर से डैश हंसना लिखा हुआ है, तब आपको यहाँ लिखना है लड़के बड़ी जोर से हंसे। घ, वर्षा ऋतु में छत से पानी डैश था। यहाँ टपकना लिखा है, इसको सही रूप डालकर लिखना है। तो यहाँ देखिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। अंग, लिंकन पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से डैश था सुनना। तो यहाँ आपको लिखना है लिंकन पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। यहाँ ध्यान दीजिए, ग्रीन वाले भाग को ध्यान दीजिए। क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ हमें क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझना जरूरी है। इसके साथ ही दूसरे वाक्य को देखें। पाठ से ऐसे 2 वाक्य ढूंढ कर लिखो जिसमें क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ हो। ना, इस भाग को लिखने से पहले मैं क्रिया विशेषण की परिभाषा समझाना चाहूँगी। तो आइए हम लोग क्रिया विशेषण को पहले समझें। यहाँ देखिए क्रिया विशेषण, पहले परिभाषा को ध्यान दीजिए। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर एक बार, क्रिया की विशेषता, क्रिया मतलब काम, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ वाक्य को ध्यान दीजिए। मानसी धीरे धीरे लिखती है। मानसी संज्ञा शब्द है और लिखती है ये क्रिया शब्द है। तो ये क्रिया किस प्रकार हो रहा है? धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। फिर एक बार, बच्चा संज्ञा शब्द है और खेल रहे हैं ये क्रिया शब्द है। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये बाहर क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ये जगह बतला रहा है कहाँ पर ये काम हो रहा है। सूर्य सुबह उगता है। सुबह, सूर्य कब उगता है? सुबह, यानी ये समय बतला रहा है कि वो कब निकलता है। यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद देखिए। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, यानी क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ना पहला स्थानवाचक, ना स्थानवाचक, स्थान से आपको पता चल जाता है कि ये कार्य, ये जगह के बारे में बातें कर रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिभाषा देखिए। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, यानी कार्य कहाँ हो रहा है, किस जगह पर, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, जैसे व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। कहाँ बैठा है? तो पेड़ के नीचे, स्थान बतला रहा है। अंदर, बाहर, दाएं, बाएं, इधर, उधर आदि, ये सभी शब्दों से पता चलता है स्थान का। कार्य कहाँ हो रहा है? तो बाहर। बच्चे कहाँ सो रहे हैं? तो अंदर। दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी समय। जो शब्द क्रिया होने के समय के बारे में बताते हैं, उन्हें
कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कार्य किस समय में हो रहा है, जैसे आज, कल, अभी, सुबह, शाम, दिन भर आदि। दिन भर लोग मेहनत करते रह गए। मैं शाम को खेलने गया, तो ये समय बतला रहा है कि कब क्या कार्य हुआ। तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी कार्य के होने का ढंग या तरीका। परिभाषा देखिए, जो शब्द क्रिया के होने का रीति या ढंग को बताते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ढंग, तरीका, वो कार्य किस प्रकार हो रहा है। जैसे धीरे धीरे, यहाँ उदाहरण में दिखलाई थी, मानसी धीरे धीरे लिखती है, तो उसका कार्य किस प्रकार हो रहा है, धीरे धीरे। वैसे ही कछुआ कैसा चलता है, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। अचानक, ध्यानपूर्वक, नियम अनुसार, तेजी से आदि। तो यहाँ पता चलता है इन शब्दों से कि कार्य किस प्रकार हो रहा है, किस तरीके से, किस रीति से। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द परिमाण का अर्थ होता है क्वांटिटी, यानी कितने मात्रा में कार्य हुआ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की होने की मात्रा का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, इतना, पर्याप्त, बहुत आदि। यानी इन शब्दों से पता चलता है कि कोई भी काम हुआ है तो कितने मात्रा में। तो ये है क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो भी कार्य होता है वो किस प्रकार हो रहा है, किस जगह में हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितने मात्रा में हो रहा है, ये विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण। तो आइए कुछ अभ्यास कार्य हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, उचित क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं वाक्य के साथ, तो इनमें उचित क्रिया विशेषण शब्दों को हमें भरना है। पहला वाक्य को देखिए, डाकिया डैश मेहनत करता है। तो यहाँ क्या होगा, बहुत। डाकिया बहुत मेहनत करता है। बहुत मतलब कौन सा क्रिया विशेषण होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य, डैश सुनने के बाद ही काम करो। तो यहाँ क्या भरेंगे, ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक सुनने के बाद ही काम करो। तुम्हारा फेस में ध्यान पूर्वक यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यात्री पेड़ के डैश विश्राम कर रहा है। तो यात्री पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है, यानी ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा वाक्य को देखिए, अध्यापिका डैश कक्षा में आई है। अध्यापिका अभी अभी कक्षा में आई है, यानी ये बतला रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ। आज तक पढ़ाए गए सभी पाठों को रीडिंग करने का अभ्यास कीजिएगा, दिए गए प्रश्नोत्तर याद करिएगा और वर्तनी भी याद करिएगा। छुट्टियों में दी गई गृह कार्य को भी अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।